स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड है 041 का एनुअल कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई बताना है। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है। और if slant height of a cone is 13 centimeter and radius is 5 centimeter, then its height is। तो इसका क्या हो जाता है कि पहले तो हमको जानना होगा कि स्लाइड हाइट होगा क्या। तो पहले क्या करेंगे, कोन बना लेंगे। ठीक है, कोन कोन इस तरह से हो गया। अब इसको इस ऐसे ज्वाइन किया मैंने। अब स्लैंट हाइट ये होता है एल। ओके, नाउ इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है त्रिज्या मीन्स रेडियस क्या है, तो ये रेडियस है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो स्लेंट हाइट हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 13। ठीक है, तो पूछ रहा हाइट निकालने के लिए h। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हो आप h को। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको h क्या निकल जाएगा, h इज इक्वल टू एल स्क्वायर करोगे ना तो 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि अंडर रूट 13 का स्क्वायर करोगे ना तो होगा 169 माइनस 25। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, और 144 का अंडर रूट हो जाता है 12। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन देखो कहां पर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फर्स्ट कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा एंगल A बराबर 4x, B बराबर 3y, एंगल C बराबर 2x तथा एंगल D बराबर 15y है। तो x और y का मान निकालिए। ABCD is a cyclic quadrilateral if angle A is equal to 4x, B बराबर 3y, C बराबर 2x and D बराबर is equal to 15y, then value of then find the value of xy को निकालना है। तो पहले जानना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। वो क्या होता है, एक सर्कल के अंदर मीन्स एक वृत्त के अंदर होता है। तो इसका नियम क्या है कि इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि नाम रख लो ए बी सी डी जैसे रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पे रखा ए, देन यहाँ पे बी। ठीक है, और ये सी और ये डी। ठीक है, तो देखो एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4x, बी बराबर दिया हुआ है हमें 3y, सी बराबर दिया हुआ है हमें 2x और डी बराबर दिया हुआ है आपको देखो 15y। 15y, इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है कि अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो अपोजिट एंगल क्या हुआ कि ए और सी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो एंगल ए बराबर देखो क्या है, एंगल ए है आपको 4x प्लस एंगल सी है 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 4 और 2 कितना होता है 6x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, बी एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अब देखो एंगल बी कितना है, एंगल बी है आपको 3y, 3y प्लस एंगल डी है आपको 15y। ठीक है, इज इक्वल टू 180। 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18y होता है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे देखो 180। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 180 डिवाइड बाय 18
इससे आप कट कर दोगे ना तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो देखो x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 10 आपको ऑप्शन बी में है। ओके, तो बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि इस इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो नॉट ए पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा कि x के ऊपर जो पावर होगा ना वो आपको डिजिट में होना चाहिए और अपरिमेय संख्या या रेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसका देखो, इसका क्या लिखेंगे, x के ऊपर पावर होगा, x के पावर यहाँ पे 0 हो गया। दूसरे वाले में देखो x माइनस एक्स टू द पावर -1 है, और इसमें देखो तो सारे के सारे ठीक है। ओके, मीन्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये और ये भी। तो कह रहा है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, ना पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि ये वाला जो है ना x माइनस एक्स टू द पावर माइनस ये वाला, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर -8 का मान क्या है, पूछ रहा है इसमें। वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 8 इज। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें फॉर्मूला देखते हैं। ओके, फॉर्मूला है इसमें कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो क्या करते हैं उसी तरह से इसको फॉलो करते हैं। 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर -8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 7 टू द पावर 5, ओके, प्लस ये हो जाएगा -8। तो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है कि माइनस हो जाता है। तो 7 टू द पावर आप लिखोगे 5 माइनस 8। तो 5 में -8 होगा तो इज इक्वल टू 7 टू द पावर -3। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 टू द पावर -3। क्वेश्चन नंबर 5 says that दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप होता है जहां क्या होगा इस ऑप्शंस में। तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशंस है, उसका फॉर्म में देखो क्या है, यहाँ पे मेन है आपको टू वेरिएबल्स बोल रहा है, टू वेरिएबल्स और ये दो चरों वाला, दो वैल्यूज होना ही चाहिए इसमें। तो दो वैल्यूज होने के लिए आपको ये वाला टर्म चाहिए कंफर्म और ये वाला भी टर्म चाहिए कंफर्मेशंस में। तो ये दोनों टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मींस a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन आपको डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट यदि ए बी का मध्य बिंदु C है तथा सी बी का मध्य बिंदु D है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी देन। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन पहले ड्रॉ करते हैं और उस पर ए बी सी डी लिखना शुरू करते हैं। ओके, पहला पॉइंट तो फिक्स करते हैं ए का। ओके, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं बी का। फिर कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु सी है, मीन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने मिड पॉइंट में सी लिख लिया। ओके, अब क्या कर रहा था सी बी का मध्य बिंदु डी है, मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो सी बी का मिड पॉइंट हमने डी बना लिया। अब क्या है कि हम ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए से सी तक की दूरी, ये वाली दूरी ए से सी तक की दूरी, यानी ए सी, ठीक है, ए सी प्लस 2 ऑफ सी डी। ये जो सी डी है 2 ऑफ सी डी करेंगे, तो 2 ऑफ सी डी। तो 2 ऑफ सी डी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये सी डी है ना, सी डी और यहां से डी बी। ओके, तो 2 ऑफ सी डी जैसे ही करोगे ना तो वो हो जाएगा किसके बराबर, सी बी के बराबर। तो यहां पे लिख सकते हैं सी बी, ठीक है, ए सी प्लस सी बी के बराबर। तो ए से सी तक की दूरी और सी से बी तक की दूरी बराबर ए बी होगा।
ठीक है, तो ये पहला आंसर ही हमारा सही हो जाता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 says that एक त्रिभुज जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताएं। The semi perimeter of a triangle whose sides are 22 centimeter, 18 centimeter and 26 सेंटीमीटर, देन सेमी पेरीमीटर इसको निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर और अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी बराबर 18 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप और सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 22 प्लस 18 प्लस 26, ओके, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, देखो इसका जब सम करोगे ना तो इज इक्वल टू होगा आपको 66/2 इज इक्वल टू 66/2 करोगे तो आपको हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ओके, तो 33 सेंटीमीटर, देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से इज दैट कौन से बहुपद का एक शून्यक 2 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज एज इट्स 0 2 होना चाहिए, इसका 0 2 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी गिवन दिया हुआ है ना, वो जो पॉलिनोमियल है उस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो इसका अगर आप 0 करते हो, ओके, इसको अगर हम 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो किसी का भी स्क्वायर -2 नहीं होता है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा आपको। ओके, अब सेकंड देखते हैं बी का। अब क्या करेंगे, इसको देखो इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। इसका ये इस तरह हुआ। अब इसका देखो इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। तो डी बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है, तो एंगल ए का मान बताएं। In right triangle ABC, AB is equal to BC, then the value of A is equal to। ओके, इसके लिए क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसका नेमिंग लिखना शुरू करो। तो इसका क्या करा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ओके, AB बराबर BC है। ठीक है, तो लिख लेते हैं AB इज इक्वल, अगर लिखा A B और C, ठीक है, इस तरह से, तो ए बी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर होगा ना तो क्या होगा, ये एंगल भी बराबर होगा। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एंगल है हमारा ये ऑलरेडी 90 हो चुका है। ठीक है, देखो ये 90 हो चुका है। तो अगर मैंने ये एंगल x माना और ये एंगल x माना, एज्यूम किया, तो तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो 180 के बराबर होता है। यानी लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके, इज इक्वल टू 180। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 180 होगा तो एंगल A के जगह x प्लस B के जगह 90 प्लस C के जगह x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यहां से निकाल सकते हैं। देखो x x 2x होता है, देन 2x को इधर ही रखो इज इक्वल टू 180 माइनस 90 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू 90, ओके, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री।
ठीक है। तो x की वैल्यू अभी पूछ रहा है एंगल ए की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? If only one pair of opposite sides of quadrilateral is parallel, then that quadrilateral is, क्या होगा वो quadrilateral? तो पहले देखो, समानांतर चतुर्भुज अगर होता है तो उसमें क्या होता है, ये अगर लेते हैं समानांतर चतुर्भुज तो उसके लिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो दो साइड्स इक्वल होता है अपोज, तो इधर दोनों पैर उसका इक्वल होगा, समानांतर होगा। आयत होगा तो उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल बट 90 डिग्री होता है। समलंब चतुर्भुज होगा जिसका एक ही पेयर जो होगा, एक ही युग्म समानांतर होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी के बीच क्या क्या संबंध है? In the given figure what is the relation between AB and CD? तो यहाँ देखो क्लियरली क्या होता है, एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। तो एक थ्योरम है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड जीवा, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। तो अगर कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर बराबर है, ये वाला चीज अगर ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वो कॉर्ड भी बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। तो इसमें देख लो ऑप्शंस कौन सा है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 2 और 3 है तो बड़ा कोण कौन सा है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। ओके, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, देन द लार्जर एंगल विल बी, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? तो पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ये देखो, ये है हमारा समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल जानते हैं है क्या? तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका दो का सम जो है ना, वो आपका 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो दो का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने इसको, अगर दो कोण जो है उसे हमने x कॉमा y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसका अनुपात दिया हुआ, यानी रेशियो दिया हुआ, x:y इज इक्वल टू 2:3, ये तो पता है एक। और दूसरा क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो यहां से हमें वैल्यूज निकालना है। तो इसका वैल्यूज निकालने का नियम है, रूल्स है कि x इज इक्वल टू जो रेशियो है उसका फर्स्ट टर्म 2, ओके। नाउ डिवाइड में इस रेशियो का दोनों का सम लिखना है, 2 + 3 5 मल्टीप्लाई, अब x प्लस वाई 180, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, 3 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 5 होता है और इनटू 180, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते जाना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 5 से इसे कट करोगे, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36, इसे भी कट कर दो यहाँ पे 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 72 डिग्री, और इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 8 3 3 जा 9, 108 डिग्री। तो देखो इसमें से बड़ा कोण कौन सा है, तो इसमें से बड़ा कोण जो है ना 108 डिग्री है, तो 108 डिग्री ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? If the area of an equilateral triangle is 16√3 centimeter square, then the perimeter of the triangle निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे,
a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4, ठीक है, इनटू क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। तो साइड अगर हम x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर होगा, जबकि एरिया यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 16√3। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो 16√3, ये तो गिवन है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि √3/4 एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 4 यहाँ आ जाएगा, 16√3 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। देखो, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां तक सही है। ओके, ये √3 और ये √3 कट हो जाएगा। ओके, तो 16 इंटू 4 इज, यहां से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 जो होता है ना, आप 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 8, 64 होता है, 8। तो x की वैल्यू, उसकी साइड की वैल्यू हो गया हम मुझे 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, देखो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, मींस पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मींस बाउंड्रीज, कितना दूर जाएगा। तो बाउंड्री क्या होता है, इसको पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड्स, इक्वल साइड्स है, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर विथ डायमीटर 2r इज, क्या होगा वॉल्यूम। ओके, तो इसको देखते हैं कि इसमें बता रहा है कि 2r व्यास वाले, ठीक है, व्यास वाले गोले का आयतन क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जानना है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, गोला जो स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ जो r है ना, वो हो रहा है आपको 2r के बराबर है, तो r की जगह आप 2r पुट करो। ओके, इज इक्वल टू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 4/3, अब पाई है, अब देखो 2r को, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो होगा 8r। अब 8 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 32 होता है, तो क्या हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 32/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट, क्या कह रहा है कि एक ठोस की कितनी विमाएं हो सकती है। तो एक ठोस की कितनी विमाएं होंगी, यहाँ पे है ए सॉलिड हैज डायमेंशन, हाउ मेनी डायमेंशन, देन ए सॉलिड हैव 3 डायमेंशन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी 3 विमाएं होंगी उसकी, 3 डायमेंशंस होगा एक सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट 1, -2 किस समीकरण का एक हल है। ओके, 1 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशंस। तो क्या करते हैं इसमें कि वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह 1 और y के जगह -2, ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। ओके, क्या करेंगे कि ये जो x है, x की जगह 1 और y की जगह -2, तो फर्स्ट सेक्शन में पुट करके देखते हैं इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा 4x यानी 4 माइनस 3 इंटू -2, तो -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा यहाँ पे, देन -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो 6 और 4 10, -10 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ओके, देन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन दंड आलेख को दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का अगर पिक्चर्स देखो ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये बार ग्राफ को दर्शाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 से इज दैट कुछ दिया हुआ है, उसका कर रहा है कि मान निकालना है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिख लेंगे कि 4 का क्या हो जाएगा देखो, और जब ये लिखते हैं ना अंडर रूट ऑफ 3, तो इसको पहले जो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, 3 ऐसे रूट 4, ओके, और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है आपको कि 316। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 4 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1/3, ओके। अब 4 का फैक्टर से निकालते हैं। 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, और उसके ऊपर जो पावर है ना वो है 1/3 इंटू 2 टू द पावर 4, और उसके पावर जो इंट्री वो होगा, पावर होगा 1/3। अब ये कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा है, वो आइडेंटिटी यूज कर रहा है a टू द पावर m, और उसके ऊपर पावर n इज इक्वल टू होता है, ये पावर के ऊपर पावर अगर होगा तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर mn, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3, और फिर मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4/3। अब दूसरा आइडेंटिटी यूज करना होगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इस केस हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है m प्लस n, ओके। तो यहाँ पे पावर को आप ऐड कर दो, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू, देखो ऊपर पावर को ऐड करोगे ना तो ऊपर देखो कैसे होगा, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर, यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 हो गया, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6, तो 2 टू दी पावर 6/3, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन एक ABCD एक वर्ग है, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल AOB का माप 90 डिग्री है। तर्क क्या है, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। Assertion, ABCD is a square, diagonals AC and BD intersect at O, the measure of AOB is equal to 90 degree, ये सही है, ओके। दूसरा, diagonals of a square bisect each other at right angle, तो ये उसका सही एक्सप्लेनेशन है, उसका रीजन सही दे रहा है, तो इसका मतलब आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो assertion मैंने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या है, अभिकथन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर हो तो s का मान 40 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो करेक्ट है। Assertions है, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 66, 11 एंड 23 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ s, तो वैल्यू ऑफ s कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ s होता है, s का फॉर्मूला होता है, ओके। s का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू, ओके, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखो a है 6 सेंटीमीटर, b है 11 और c है 23, इसको ऐड कर दो, 6 प्लस 11 प्लस 23 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसे करोगे ना तो इज इक्वल टू आएगा आपको 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब एसर्शन यहाँ पे 40 दे रहा है, यानी ये एसर्शन गलत है, ओके। रीजन क्या है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये तो सही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऑप्शंस आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, मींस assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, गुणनखंड कीजिए और फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो गिवन दिया हुआ है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 आएगा, ठीक है। 12 का फैक्टर लिखो, फैक्टर 12 का होता है 3 इंटू 4,
और इन दोनों का सम करोगे ना तो 7 होगा, तो 7x के बदले हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x। ये लिखने के बाद जो बाकी है उसे उतार दो 12 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखो, कॉमन है आपको x, कॉमन है अंदर में हो जाएगा x प्लस जो रिमेनिंग उसे लिख लो, देन प्लस नेक्स्ट टू टर्म में देखो कॉमन क्या है, नेक्स्ट टू टर्म में देखोगे ना कॉमन हो जाएगा 4, इसमें 4 है तो x प्लस 3। ओके, अब क्या है इस दोनों टर्म में देखो कॉमन कौन सा है, दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग को लिख लो x प्लस 4। तो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया x प्लस 3 x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 22, रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फाइंड लाइन सेगमेंट विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लाइन जानते हैं, लाइन क्या है। लाइन क्या होता है, एक लाइन खींच दिया जिससे क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेखाखंड का मतलब होता है उसका एक पार्ट, लाइन सेगमेंट मतलब एक पार्ट कि किसी भी टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, किसी भी टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सपोज करो टू पॉइंट ए बी है, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, इन दिस केस ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट निम्नलिखित तालिका का आयत चित्र बनाइए। मेक ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक्सिस खींच लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस की तरफ से, जिसमें वाई एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी रखना है और एक्स एक्सिस पे क्लास रखना है। उसके इंटरवल खींच लो, क्लास का इंटरवल 0 से 10 से 20, 20 से ऐसे 0 से 10, 20, 30, 40, 50 तक कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, 8, 12, 20 और 16 है, ये 4 के टेबल से बन सकता है, तो 4 4 के से बना लेते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया 4, 8, 12, 16 और 20। ना उसके बाद 0 से 10 में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 8 है तो हम इस तरह से बना देंगे। ओके, तो ये हिस्टोग्राम चार्ट होता है। फिर देखो 10 टू 20 जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 20 से 30 करते हैं तो 20 लेंगे, देन 30 से 40 करते हैं तो 16 है फ्रीक्वेंसी। दिस इज द हिस्टोग्राम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 64 पाई घन सेमी है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। If the diameter of a right circular cone is 8 centimeter, okay, and its volume is 64 pi centimeter cube, then find the height of the cone. तो इसमें क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिख लेते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है आपको, ये वॉल्यूम दिया हुआ है v इज इक्वल टू 64 पाई, ओके, और आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है, देखो डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस तो कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाता है उसका हाफ हो जाएगा, तो 8 का हाफ करोगे तो 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, v के जगह पे 64 पाई, ओके, नाउ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के बदले क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ओके, इनटू एच, ठीक है। ये एच निकालना है मुझे, तो एच इस साइड रहने दो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ, 64 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड में हो जाएगा पाई, पाई इंटू 4 इज इक्वल टू एच है, ठीक है। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 इंटू 3 हो गया आपको 12, तो यहां से आपको एच निकल जाएगा, एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 का और क्वेश्चंस है मींस अथवा वाला क्वेश्चंस है। दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64:125। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला यूज होने वाला उसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला यूज होने वाला है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्या है देखो स्फेयर, ठीक है, गोले का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद एरिया भी पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² इज द एरिया ऑफ द स्फेयर। अब क्वेश्चन बनाते हैं द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर। सपोज करो दो स्फेयर का वॉल्यूम है v1/v2, ओके, v1/v2, ओके। तो इसे आप लिख लो क्या है, v1/v2 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r2 का होल क्यूब, लिख सकते हैं। अब 4/3 पाई देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो वो कट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी आपको कितना आएगा r1 क्यूब बाय r2 क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमें 64:125, 64:125। तो डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 125। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसे इधर आप लिखो, इसे लिख सकते हैं कैसे देखो, r1 का होल क्यूब डिवाइड बाय r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब डिवाइड बाय 5 का होल क्यूब, लिख सकते हैं, ठीक है। इससे अगर निकालेंगे ना तो आपको फॉर्मूला निकल जाएगा r1/r2 इज इक्वल टू 4/5, ओके। अब हमें इसे इस्तेमाल करना है दूसरी जगह पे, निकल गया हमारा। नाउ एरिया क्या दे रहा है, ये हमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे वैसे करेंगे a1/a2, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाता है देखो 4 पाई r1² डिवाइड बाय 4 पाई r2², लिख सकते हैं ऐसे, ओके। इज इक्वल टू 4 पाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो उसे हट कैंसिल कर सकते हैं, r1² बाय r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो यहां से जो फॉर्मूला है ना वो हमें यहां पे इसमें पुट करना है, इसका इस्तेमाल करके इसमें हमें पुट करना है। तो ऐसे पुट करते ही क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू r1/r2 क्या था 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया कैसे लिखोगे आप, a1 इज टू a2 इक्वल टू 16:25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समान भुजाओं का माप 13 सेंटीमीटर व आधार की माप 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose two equal sides measure 13 सेंटीमीटर and its base is 24 सेंटीमीटर। तो इसे इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, कि a की वैल्यू इज इक्वल टू 13, b की वैल्यू भी 13, ओके, इक्वल साइड्स है, और c की वैल्यू 24। सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं s, s इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 फिर प्लस 24 और डिवाइड बाय 2, ओके, इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 2।
इज इक्वल टू 26। अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसका फॉर्मूला है S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये होता है। ठीक है, अब इसको वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इसमें पुट करो। इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रखना इसे। S की वैल्यू आ गई है 26, 26 इंटू 26 माइनस 13, फिर 26 माइनस 13 अगेन, फिर 26 माइनस 24, थर्ड साइड जो है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 26 मल्टीप्लाई बाय 26 में 13 जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 26 में 13 जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 26 में 24 जाएगा 2, इज इक्वल टू अंडर रूट रखो। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और रिमेनिंग पार्ट्स को एज इट इज उतार दो, इंटू 13 इंटू 2। अब देखो इसमें पेयरिंग कौन कौन से हैं। ओके, पेयरिंग देखेंगे तो 2 2 2 टाइम्स आया तो 2 बाहर आ जाएगा, जो 2 टाइम्स 13 13 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो एक अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 13 और रूट के अंदर है 13। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू 26 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, इस जो इक्वेशन दिया है उसके कह रहा है 3 हल ज्ञात कीजिए, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। तो इस केस में, इस तरह के सवाल में क्या करते हैं कि x की कोई वैल्यूज लेते जाओ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते जाओ। तो इसका क्या है, सपोज करो पहला इक्वेशन हम बना लेते हैं, पहला सॉल्यूशन से कि x इज इक्वल टू 1, इतना माना। तो x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ऐसे। ठीक है, तो ये करो 2 प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो 2 में 1 गया, बचा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब हमने 1 पुट किया है तो ओके, और 1 प्लस ये हो गया। अब लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस लिखते जाते हैं। अगर हमने 1 माना है, x बराबर 1 लिया है, x बराबर 1 लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5/2। ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशंस बनाते हैं कि अगर x इज इक्वल टू हमने 2 लिया होता, तो 2 लोगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इसको एक्सपेंड करो, 2 2 जा 4 प्लस 2y माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, ये है 4, यहां पे 2 होगा। ओके 2, ठीक है। ओके, अब क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 2 होता है, 2 प्लस इज इक्वल टू 6 रखो, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब होगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो यहां पे दूसरा इक्वेशन मिल गया, x इज इक्वल टू अगर हम 2 मानते हैं तो y इज इक्वल टू भी 2 आएगा। दो सॉल्यूशन हुआ। तीसरा सॉल्यूशन, अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं
तो x इज इक्वल टू जैसे आप 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ऐसे। ओके 2 से करो 3 टू जा 6 प्लस 2y ओके माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है अब क्या करेंगे 6 में ये 3 गया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो इज इक्वल टू 6। तो 3 उस साइड गया 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू अगर 3 होगा देन y इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन इक्वेशंस तीन जो सॉल्यूशन है तीन हल वो मिल जाते हैं। तो x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलते जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 सरल कीजिए और सिंप्लीफाई कुछ इस तरह का इक्वेशंस रहेगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें दो आइडेंटिटी जानना है। कौन सा है देखो इस आइडेंटिटी को कहेंगे क्यूब का है यहाँ पे आइडेंटिटी एक्स क्यूब ओके एक्स क्यूब ठीक है प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ठीक है और प्लस वाई स्क्वायर ओके ये एक आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ठीक है ये और इनटू एक्स स्क्वायर सारे प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से। ठीक है तो देखो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म को ये कह रहा है आपको कि 5a ओके माइनस 2b ओके नाउ सेकेंड वाला जो है इसे हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 2b ठीक है और प्लस 2b का स्क्वायर ओके नाउ माइनस 5a ये वाला जो है इसे ब्रैकेट में कर लो माइनस 5a माइनस प्लस 2b इस तरह से ओके इसके अंदर क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस ठीक है माइनस क्या है 5a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर ये इस तरह से है। तो इसके इज इक्वल टू कर सकते हैं इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा देखो 5a को x मान लो और 2b को y मान लो तो ये हो जाएगा आपको 5a का होल क्यूब माइनस 2a का होल क्यूब ये माइनस वाले टर्म में आ जाएगा ओके नाउ माइनस ऑफ दूसरे वाले को ब्रैकेट में रखो दूसरे में क्या है ये प्लस का हो जाएगा यानी 5a का होल क्यूब प्लस 2b का ये b है ओके 2b का होल क्यूब ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है अब क्या होगा इसे ओपन करते हैं 5a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब ये माइनस हो जाएगा बिकॉज दिस इज द आउटसाइड द माइनस तो अंदर भी माइनस हो जाएगा माइनस 2b का होल क्यूब। तो आखिर क्या है कि ये जो ओपन कर दिया था हमने तो 5a क्यूब और ये 5a क्यूब ये कट जाएगा ठीक है तो ये माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस 4 ऑफ b ठीक है तो इस तरह से नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2b का होल क्यूब ठीक है ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2b का होल क्यूब। अब देखो 2 इंटू 2b का होल क्यूब जब लिखोगे आप तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 इंटू 2 जा 8 8 ऑफ b क्यूब तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
-16 of BQ. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का और क्वेश्चंस देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चंस, यदि x माइनस 1 बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन दिस केस क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो इसको पहले आप जीरो करके इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 1। तो अब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसे आप px करके लिख सकते हो। px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब क्या है कि इसमें p ऑफ 1 जैसे पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू आपको जीरो आएगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, तो p ऑफ 1 वैल्यू जैसे पुट करोगे तो 4 इंटू 1 का होल क्यूब, 4 इंटू 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या है प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। नाउ फर्स्ट ये तो 4 हो गया, देन प्लस ये 3 है और ये माइनस 4, देन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये -4 और +4 कट जाएगा, then 3 plus k is equal to 0. From here we can write that k is equal to क्या हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 28 says that ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा AP और CD शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि APB सर्वांशम होगा ट्रायंगल CQD के। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD shows that triangle APB is congruent with triangle CQD। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ले लो। दो ट्रायंगल्स कौन कौन सा है आपको देखो, दो ट्रायंगल में है कि ट्रायंगल ऑफ ए पी डी, ओके। पहले लेंगे ट्रायंगल ऑफ नो ए पी बी ले लो, ओके। ट्रायंगल ए पी बी एंड दूसरा लेंगे ट्रायंगल सी क्यू डी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं सी क्यू डी, ओके। नाउ अब क्या है कि दो ट्रायंगल्स लिया, अब इनमें दोनों में कंपेयर करोगे ना तो मिल जाएगा आपको एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ओके। ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड्स। तीसरा क्या है कि एंगल ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी डी क्यू। दिस इज द अल्टरनेट एंगल। देखो ए बी पी, ओके, ये वाला पोर्शन, ये एंगल, ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ए बी इज पर पैरेलल विथ सी डी और ये जो लाइन है उसको कट कर रहा है, तो दिस इज द अल्टरनेट एंगल, इक्वल होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू ए एस कंगुरेंसी रूल से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए एस कंगुरेंसी रूल से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी इज कंगुरेंट विथ ट्रायंगल सी क्यू डी, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28 का और है अथवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रूव दैट ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और उसका डायगोनल्स खींच देते हैं, उसको नाम दे देते हैं ए
ABCD। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC। ओके, देखो यहाँ पे है क्या कि जो प्रूफ करना है वो पहले लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले लो और इसमें कॉमन देखो क्या क्या है। तो इन ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा कौन सा है, ट्राइंगल ADC। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो AB बराबर CD। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। दूसरा, एंगल ABC, ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ABC ये एंगल इसके बराबर होगा, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये उसका प्रॉपर्टी है। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब ये क्या है, BCD इज इक्वल टू AD का मतलब है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर इसमें क्या है, SAS रूल से, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल से हम लिख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC, hence this is proved। क्वेश्चन नंबर 29 says that 2/9 and 3/7 तथा 3/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताएं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 3/7। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, देखो दो तरह से लिख लो, 2/9 एक ये है और दूसरा है 3/7। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू देखो क्या होता है, 7 2 जा 14/63 और इधर हो जाएगा 27/63। ठीक है, इन दोनों के बीच 6 संख्या लिखना है कुछ भी लिख सकते हो। 14 के बाद आप लिखो 15/63। ओके, 15, देन 16/63, 17/63, 18/63। ओके, 4 हो चुका है, 19/63 5, और छठा आप लिख सकते हो 20/63। तो ये 6 रैशनल नंबर्स हो जाता है बिटवीन 2/9 एंड 3/7 के। क्वेश्चन नंबर 30 इज, ए डॉक्टर किसी बीमारी के दौरान निदान के लिए दो तरीके सुझाते हैं, एक केवल दवाइयां लेकर और दूसरा योग द्वारा। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है कि इस तरह का टेबल दिया हुआ है दोनों तरह से। तो दूसरा क्या कर सकते हैं कि ए डॉक्टर सजेस्ट 2 ways ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, वन बाय टेकिंग मेडिसिन ओनली एंड अदर बाय डूइंग योगा। Represent the data of patients on the same graph of frequency polygon। तो इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ करना है। तो पहले जो डाटा है उसमें क्या करते हैं, क्लास मार्क का एक टेबल्स बनाते हैं। ओके, उसके बाद इस तरह से स्केच करते हैं, एक्स एक्सिस पर एज ग्रुप लेते हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पेशेंट्स लेते हैं। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो इसका हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 25, देन दूसरा हो जाएगा 35। ठीक है, नाउ तीसरा हो जाएगा आपको 45। ओके, इस तरह से आपको 45 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ थर्ड इज क्या हो जाता है, उसके भी नीचे है 55। ओके, ठीक है, इस तरह से 55 हो गया। अब क्या करना है कि क्लास मार्क दिया हुआ है, अब उसके अनुसार फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे क्या है कि हम दो कलर्स यूज कर लेते हैं ताकि हमें ये चीजें समझ में आ जाए।
तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट जो टेकिंग मेडिसिन ले रहा है ना, उसको हम ग्रीन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स डूइंग योगा, अगर योगा से ये ले रहे हैं तो हम उसे ब्लू से डिनोट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। ये जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या है कि उसका फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ पेशेंट्स। पहले तो देखो क्लास मार्क को डिफाइन कर लो, क्लास मार्क है 25, तो 25 देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25 हुआ, ठीक है, ये 25, ओके। तो पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं किससे, ग्रीन से, ओके, नंबर ऑफ टेकिंग मेडिसिन से ले रहे हैं। तो 25 के लिए क्या होता है, वो 18 होता है, 25 के लिए 18 आप देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 से कम होगा 18, तो यहाँ पर आपको मीन्स 20 यानी 18, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये मिल गया आपको, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मिल गया एक, उसके बाद आ रहा है 35 है आपको इसके बीच में, ठीक है। अब 35 पे क्या आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 22 जस्ट इससे एबव है यहां पर, ओके। तो हम इसे इस तरह से पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद है 45, ठीक है, 45 पे 30 है, ये देखो 45 पे जो है वो 30 है, तो 45 पे लेकर चलो तो ये आपको आ गया 30, ठीक है। तो 45 पे ये हमें 30 मिल गया। नाउ उसके बाद क्या है 45 पे 30 हो गया, 55 पे 36 है, 55 पे 36 है, तो ये अप जाते जाते क्या होगा, यहाँ पे 36 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद जो वो टच करेगा वो इस पॉइंट को टच कर जाएगा, 65 को टच करेगा। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कहां से हो जाएगा आपको, 25 से यहाँ पर है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी 15 से स्टार्ट करेंगे इसको। 15 से कैसे स्टार्ट करेगा, 15 से वो जाएगा, पहले इसको टच करेगा फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट को टच करेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट नीचे आएगा और 65 को टच करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया किसके लिए, आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स टेकिंग मेडिसिन के लिए हुआ। अब सेकंड दूसरी बार क्या है कि हम ले रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स डूइंग योगा। योगा के लिए क्या होगा, 25 क्लास मार्क के लिए 18 होता है, देखो 6 होता है, ठीक है। पहला जो है 25 ले रहे हैं, 25 के लिए हो रहा है 6 हो रहा है, 6 इन द सेंस यहाँ पर है आपको 5 के जस्ट ऊपर हो जाएगा ये 6, ये पॉइंट ले लिया हमने, ओके। दूसरा है 35 के लिए ये कितना ले रहा है वो, देखो 35 के लिए 14 ले रहा है, तो 14 यानी 15 से थोड़ा सा नीचे, ये 15 से थोड़ा सा नीचे 14 ले रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है 35 हो गया, देन 45 के लिए 25 ले रहा है। अब आओ 25 के लिए, 45 के लिए 25, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये 25 आ गया ना। 45 के बाद 55 आ रहा है, 55 के लिए कहाँ ले रहा है 28, यानी 30 से थोड़ा सा नीचे ले रहा है, ओके, यहाँ पे ले रहा है सपोज करो, ओके। इतना हो गया हमारा। अब इसे क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग करना शुरू करते हैं। तो यहां से ही ज्वाइन होगा, तो इसे फर्स्ट पॉइंट ज्वाइन हुआ, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट को ज्वाइन करो, ओके। और ये फोर्थ पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इसे लास्टली यहाँ पे जाके टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया, जिसको हमने यहाँ पे क्या निकाल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है, जो दो लोगों के लिए बना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स टेकिंग मेडिसिन और नंबर ऑफ पेशेंट्स डूइंग योगा। क्वेश्चन नंबर 31 says that यदि px is equal to x square minus 3x plus 2 है तो p1 p minus 1 p2 का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही if this then find उसको निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लो आप, ठीक है। तो px दिया हुआ है तो p1 क्या हो जाएगा बताओ, p1 करोगे ना
तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। ओके, नाउ दूसरा क्या है, P ऑफ माइनस 1 निकालोगे। P ऑफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, माइनस माइनस अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ओके, देन प्लस 2, तो ये हो जाता है 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। नाउ थर्ड वन है P ऑफ 2, P ऑफ 2 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 देन प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है आपको 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन जो इक्वेशन हमें फाइंड करने दिया गया है, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ माइनस 1 प्लस P ऑफ 2 को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 32 सेज दैट इफ यदि a बराबर ये है b बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालिए, ये करना है मुझे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे a दिया हुआ है भाई, तो इसमें क्या करेंगे, a इज इक्वल टू जो है, a इज इक्वल टू है √3 माइनस √2 डिवाइड में है √3 प्लस √2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड से रेशनलाइज करेंगे, ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 3 √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखो क्या हो जाता है, लिख सकते हैं इज इक्वल टू √3 माइनस √2 हो गया, और डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके, इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला यूज करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है √3 का स्क्वायर देन प्लस √2 का स्क्वायर देन माइनस 2ab होता है, 2 इंटू √3, ओके, और इंटू √2, ओके, ऐसा लिख लिया। और डिनोमिनेटर में देखो क्या है कि √3 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा 3 और माइनस 2 यानी नीचे 1 हो जाएगा, ओके। तो अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू इज इक्वल टू करेंगे तो 3, ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6, तो a बराबर आपको हो गया 5 माइनस 2 √6, ये हो गया। अब देखो b निकालेंगे, सिमिलरली वैसे ही b इज इक्वल टू है √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2, मल्टीप्लाई करोगे किससे, √3 प्लस √2 से, और नीचे हो जाएगा √3 प्लस √2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे साइड में हो जाएगा डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, ओके, और माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल टू, अब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ओके, देन प्लस हो जाएगा 2ab, 2 √3 इंटू √2, ओके, ऐसा किया। नाउ डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2, अब क्या 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 हो जाता है, ओके। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6, तो यानी b का जो वैल्यू हो गया 5 प्लस 2 √6 हो गया। तो a और b की
वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से लिखा गया। ओके, अब जो है उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख के कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल्स है उस हिसाब से। अब हमें क्या है यहाँ पे पता कि दो चीज हमें पता चल गया यहां से निकाल के कि a बराबर इज इक्वल टू कितना निकला है आपको 5 माइनस 2√6, ठीक है। और b बराबर निकला है b बराबर 5 प्लस 2√6। दो चीज हमें निकल चुका है। अब क्या है कि ये वाला वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। अब इसमें क्या था, माइनस यूज कर लो तो सही रहेगा इसमें, कि इसमें माइनस कर लेते हैं तो सही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर देन प्लस ए बी। अभी देखो ये लिखने का पर्पस क्या है, इसे अगर सॉल्व करोगे तो यही वापस इतना ही आएगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आता है, माइनस ए बी के बराबर होगा, माइनस ए बी के बराबर। इसीलिए क्या करते हैं, हमने ये लिखा है ताकि वो एडजस्ट हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज पुट करना शुरू करो। a की वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2√6 माइनस, अब देखो 5 प्लस 2√6 जो है ना, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 2√6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दो और प्लस में लिखो 5 माइनस 2√6, ओके, देन मल्टीप्लाई 5 प्लस 2√6, ठीक है। इस तरह से अब क्या हो जाएगा, देखो 5 में 5 ये कट जाता है, इज इक्वल टू 2 क्या हो जाता है, माइनस 4√6 का होल स्क्वायर, ओके, देन प्लस ए माइनस बी, और ए प्लस बी ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को आप स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16, ओके, 4 4 जा 16 इंटू 6, √6 का 6 हो जाएगा, 16 इंटू 6 होता है 96, ओके, और प्लस 5 5 जा 25, ओके, माइनस 2 2 जा 4 इंटू 6 24, 25 में 24 जाएगा 1 हो जाता है, तो 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 97। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई एंगल ए बराबर 60 तथा एंगल एबीसी बराबर 70 डिग्री है तो ये सारे एंगल्स निकालने हैं। इफ एंगल ए और एंगल एबीसी दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स। तो सो सिंपल से है, इसे एंगल्स को आप देखते जाओ ध्यान से, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसका अपोजिट एंगल का जो सम है ना वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एंगल डी से लिखना। ओके, एंगल डी से लिखेंगे एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ बी, ठीक है। एंगल ऑफ बी दिया हुआ है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110, 110 डिग्री हो गया ये। चलो डी हो गया, तो एंगल सी निकाल लो। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल सी भी निकल गया हमारा। अब ये फर्स्ट टर्म देखो, एंगल ऑफ पीडीसी, एंगल ऑफ पीडीसी इज इक्वल टू निकालेंगे तो होगा 180 माइनस एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया। उसके बाद क्या निकालते हैं कि एंगल ऑफ पीसीडी निकालते हैं। एंगल ऑफ पीसीडी क्या होता है, 180 माइनस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 माइनस
120, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 60 डिग्री निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डीपीसी निकालना, एंगल ऑफ डीपीसी। तो एंगल ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180, ठीक है, 180 माइनस क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ पीडीसी प्लस एंगल ऑफ पीसीडी। ओके, अब क्या हो जाएगा कि ये हमने निकाल के रखा है, इज इक्वल टू 180 माइनस सम में क्या है 70 प्लस 60। ओके, इन दोनों का सम, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नाउ होगा लास्ट वाला है बीईसी, एंगल ऑफ बीईसी निकालना है। तो एंगल ऑफ बीईसी कैसे कर सकते हैं कि सम ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ले सकते हो कि ए ई डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई डी में देखोगे ना तो इसका सम ऑफ एंगल्स हमें कितना होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ बीईसी जो निकालना है हमें इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल, कौन कौन सा जिसको सम करोगे आप, वो हो जाएगा कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ डी, दोनों का सम। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों का सम क्या है, एंगल ए है 60 प्लस एंगल डी है 110, 110। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 180, लिख सकते हैं 180 माइनस 170 इज इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chords of a circle which are on opposite side of the center such that AB is equal to 10, CD is equal to 24 and distance between AB and CD is 17. Find the radius of the circle. तो सपोज करो कि OB के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने x मान लिया और तब बाकी जो बचा है OQ वो 17 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी अगर 10 है तो अगर ओ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है वो कॉर्ड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस साइड हो जाएगा आपको 5 और इधर हो जाएगा 5, ठीक है। उसी तरह से सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो इस साइड हो जाएगा आपको 12 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले देखो कि जो रेडियस है ये रेडियस दोनों में बराबर होगा, रेडियस दोनों में बराबर होगा, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, अब क्या कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए के लिए क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा ओ पी इज का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते जाओ तो ओपी का स्क्वायर हो जाता है देखो ओपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एपी है आपको 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर अंडर रूट इधर रखो ओ क्यू का स्क्वायर कितना, ओ क्यू देखो कितना है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं, और प्लस ओ सी क्यू है आपको यहां पर दिया हुआ 12 का स्क्वायर ये है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 इज इक्वल टू
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और द माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू 17 34x हो गया, ठीक है 34x और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि बोथ साइड में देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 34x जो है ना इसे इस साइड ले आओ तो ये हो गया 34x इज इक्वल टू क्या हो गया 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, देन प्लस 144 और इस साइड से जो आपको प्लस है, आपको प्लस आपको देखो क्या है कि ये प्लस 25 है वो दूसरे साइड चला जाएगा तो 25 माइनस हो जाएगा ये। ओके, फिर जब आप इसको प्लस करके माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 408, ठीक है 408। फिर x की वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 408 डिवाइड बाय 34 से ये डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू आएगा 12, ठीक है तो आपको इसकी वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गया। तो इन ट्राइंगल, ओके इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी, ये ट्राइंगल में देखोगे ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है और आर क्या है हाइपोटेनस है, आर इज द हाइपोटेनस, तो आर इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना है आपके पास देखो दिया हुआ है ओपी का स्क्वायर, ओपी दिया हुआ है एक्स था, एक्स निकल गया मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस एपी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 169, तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है तो r इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर निकल जाता है, रेडियस निकालना था, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 से इज दैट वेरीफाई, जो वेरीफाई दिया हुआ है एंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी दिया हुआ है तो ये है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का इस्तेमाल करके बनाना है, सत्यापित कीजिए तथा उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इसे मान निकालें। तो पहले फर्स्ट देखते हैं उसके बाद सेकेंड बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट है इसमें आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू होता क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके ये होगा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस होता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इज इक्वल टू 1/2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन ब्रैकेट हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके और इन मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे अंदर में चला जाएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ सबको, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है इतना हो गया। अब क्या करते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू क्या हो जाएगा, अब देखो इसको पेयरिंग करने लगेंगे यहाँ पे, ओके पेयरिंग कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ओके ठीक है देन प्लस दूसरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ओके ये वाला हो गया हमारा 2yz वाला हो गया, देन प्लस जेड एक्स वाला जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है इस तरह से हम पेयरिंग कर देंगे इस, ओके अब क्या होगा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू, अब इस साइड क्या हो जाएगा आपको देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है देन प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर
और देन प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, अब क्या है कि ये तो प्रूफ हो गया हमारा। अब कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी से ये वाला प्रूफ करना है। तो ये सुटेबल आइडेंटिटी से जब हमको प्रूफ करना है तो इसमें ये चीज दिया हुआ है जो हमने पहले ये फॉर्मूला लिखा है, पहले उसे हम क्लियर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह बन जाए, ठीक है। अब इस जगह पे क्या करेंगे कि अगर इस केस में अगर हमको चेक करना है ये जो टर्म दिया हुआ है ना उसका सम जीरो होगा तो क्या करेंगे। तो अगर जीरो होता x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इफ अगर इफ करते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देखो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3xyz, ठीक है, हो जाएगा 3xyz। सेम जो दिया हुआ है उसे करते हैं, -7 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर क्या हो सकता है, -7 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब जो होगा ना उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू एक्स वाई जेड है तो x है -7 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, ये चीज है। तो माइनस का टर्म है तो माइनस ही होगा, इज इक्वल टू माइनस पहले रख लो माइनस, अब 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, तो 210 210 हो जाएगा, -210 इसका वैल्यू आ जाएगा। सुटेबल आइडेंटिटी यही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो सीधी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ ई 80 डिग्री है तो पी क्यू आर का मान बताइए। In the given figure, two straight lines AB and CD intersect each other at point O. Okay, if angle AOE is equal to 80 degree, then find the value of PQR. तो इसमें क्या करते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है ना, ठीक है, तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 3Q और ये आ जाएगा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल में, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में अभी हम सपोज ले लेते हैं कि P इज इक्वल टू ये P इज इक्वल टू 3Q, ठीक है, P इज इक्वल टू 3Q हो गया। अब क्या करते हैं कि ए बी इज ए लाइन, देखो ये क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, तो ये जो एंगल का सम होगा वो एक साइड के एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल, क्या लिख सकते हैं, प्लस एंगल देखो डीओ ई हो गया प्लस ई ओ ए इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ओके, बीओडी देखो दिया हुआ है P प्लस ये है 2Q प्लस ये दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू 180। अब P के जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा P के जगह पे 3Q प्लस 2Q इज इक्वल टू ये 80 उस साइड चला जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100, देन 5Q इज इक्वल टू 100। तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहां से, Q वैल्यू Q इज इक्वल टू 100 बाय 520, ठीक है, तो Q का वैल्यू आपको 20 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही Q का वैल्यू 20 आएगा ना वैसे आप P की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो P की वैल्यू यहां से निकल जाएगा P इज इक्वल टू 3 इंटू 20, तो P कितना आ गया, P इज इक्वल टू 60, ऐसे करके कितना हो गया हमारा। ओके, सिमिलरली अगर देखो कि ए बी लाइन है उसके दूसरे साइड जो है एंगल उनका भी सम 180 के बराबर होगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम उनका सम 180 के बराबर होगा। तो उसे कैसे करें, उसको लिखेंगे
कि देखो कि एंगल कौन सा होगा, BOC प्लस एंगल ऑफ COA इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ऑफ BOC दिया हुआ है 4R और प्लस एंगल ऑफ ये है 3Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, 4R तो पता है आपको और 3Q का वैल्यू भी पता है आपको। 3Q किसका है, 3Q है आपका P का वैल्यू 60 है। तो 4R इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो 120 ये हो गया। इसका मतलब है R की वैल्यू कितना होगा, R इज इक्वल टू लिखेंगे 120 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 30 हो गया। तो R का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीन वैल्यूज आ गया, P इज इक्वल टू 60, Q इज इक्वल टू 20 एंड R इज इक्वल टू ये आपको 30 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, R इज इक्वल टू 30। ओके, तो हमें R इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 35 का अथवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे, टू लाइंस हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। क्या होगा, टू लाइंस में उसका नाम रख लेते हैं। सपोज करो वो लाइन है AB, ठीक है, और CD। ओके, अब ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो आप समझो कि लाइन AB और OC जो लाइन है वो यहां पर है, तो सम ऑफ दिस एंगल और दिस एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे कि एंगल ऑफ AOC प्लस एंगल ऑफ COB। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 के बराबर। एक इक्वेशन हो गया ये। दूसरा है कि लाइन CD पर ये OB है, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम भी 180 के बराबर होगा। उसे लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे आप उसे, एंगल COB प्लस एंगल क्या हो जाएगा, BOD। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन को बराबर लिख सकते हैं। एंगल AOC, ठीक है, आप कुछ इस तरह से लिखो। ओके, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल BOD। ठीक है, अब दोनों साइड से जो COB है ना ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। देखो ये प्रूफ हो गया, AOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ BOD। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम में जो लेंगे कि एंगल ऑफ, अब दूसरा चीज लेना है मुझे कि दिस और दिस, इसे करना है प्रूफ। तो अब एंगल ऑफ AOD, देखो लाइन ऐसे लिखो कि लाइन AB पे OD जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, ये टच हो रहा है। ओके, जब ये टच हो रहा है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल। ओके, तब क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा लेंगे, ओके, अब कौन सा लेंगे एंगल, दो दो इक्वेशन, एक लेंगे ये COB वाला, ओके, और दूसरा हम ये इक्वेशंस लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोनों बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करोगे, लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB को BOD भी लिख सकते हैं, BOD।
ठीक है, अब देखो TOB को BOD लिख सकते हैं, तो BOD इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो ये दोनों कट हो सकता है। तो कट होते ही क्या लिखेंगे, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसे जस्ट कलर्स चेंज करके बता देते कि आप देखो ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दिस इज प्रूव दैट इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 80 डिग्री है और ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 और तो सी का मान ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, if angle POY is equal to 80 degree and A is to B is equal to 2:3, then find the value of C। तो कौन सा लाइन कट कर रहा है, XY और MN दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। तो जब एक दूसरे को लाइन कट करता है ना, तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या हो जाएगा, ये C, ठीक है, यहां ध्यान दो, ये एंगल लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो फिर एंगल C इज इक्वल टू A प्लस 80 होगा। ठीक है, इसे आप कर लो। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू A प्लस 80, एंगल C इज इक्वल टू A प्लस 80 डिग्री, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि अगर मैंने A इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 है, तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी, अगर x मान लेते हैं तो इसे क्या करेंगे, 2x और 3y, 3x 2x और ये 3x हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ एक्स वाई एक लाइन है, एक लाइन पर इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन पर कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 80 के जगह ये वैल्यू पुट करना है, ए बी के बदले, ए बी के जगह 2x प्लस बी के जगह 3x, और ये 80 उस साइड चला जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो 5x इज इक्वल टू 100, तो यहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगा कितना, 20। ठीक है, 100 बाय 5 20। ओके, x की वैल्यू जैसे 20 निकला तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 और b की वैल्यू 60। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू आ गई आपको 40 और b की वैल्यू हो जाएगा आपको 60। जब ये मिल गया है हमें, तो ये जो वैल्यूज है ना, इसे हम पुट करेंगे कहां पर, इस इक्वेशंस में। ठीक है, तो C की वैल्यू आ जाएगा, C इज इक्वल टू होता है A प्लस, तो A क्या है आपको, A की वैल्यू दिया है 40, 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120, तो C का वैल्यू हो जाएगा आपको 120। क्वेश्चन नंबर 36, एक आइसक्रीम वाला दो प्रकार से आइसक्रीम को परोसता है, या तो अर्धगोलाकार कटोरे में या शंकु में। शालिनी शंकु में आइसक्रीम खरीदती है जबकि रागिनी अर्धगोलाकार कटोरे में लेती है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, शालिनी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा, रागिनी को कितनी आइसक्रीम मिली, अथवा शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिली। An ice cream shopkeeper serves ice cream in two ways, either in hemispherical bowl or in
cone, Shalini buys an ice cream in cone while Ragini takes it in hemispherical ball. The hemispherical ball has radius 10.5 centimeter and cone has radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter. Based on above information, answer the following question. ठीक है, तो इसमें पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द सालिनी कोन। जो कोन है उसका स्लैंट हाइट निकालते हैं क्या है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, आपको पहला क्वेश्चन करते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइट दे के रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर प्लस जो रेडियस दिया है वो 3.5 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144, ओके, प्लस अंडर रूट ये है 3.5 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 12.25। ठीक है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 156.25। ठीक है, और इसको जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो L की वैल्यू आ जाएगा आपको 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्लैंट हाइट निकल गया। L इज इक्वल टू 12.5, L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट आ गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, वो कहता है कि इफ शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर क्या कर रहा है कि अगर उस कोन को शॉपकीपर कवर्स द कोन विथ ए पेपर, पेपर से कवर कर रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर। एरिया ऑफ पेपर कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बराबर होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 3.5 है और एल अभी हमने निकाला है 12.5। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, फिर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया, एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच आइसक्रीम शालिनी गॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, तो शालिनी का जो कोन है वो शालिनी जो ले रही है वो उसमें किस में ले रही है, हेमी स्फेरिकल बॉल में ले रही है। ठीक है, तो हेमी स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा। तो वी ऑफ जो शालिनी ने लिया, शालिनी का आप देख लो कि द हेमिस्फेयर, रागिनी टेक्स इट इन हेमिस्फेयर। ओके, रागिनी ने हेमिस्फेयर लिया था, शालिनी ने किस में लिया उसको, उसने लिया है कोन में। ठीक है, हाउ मच आइसक्रीम शालिनी गॉट, तो शालिनी का निकालेंगे, वी एस निकाल लो उसको, अगर कोन का निकाल लो वी शालिनी, वॉल्यूम का शालिनी, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख लिया हमने। अब क्या है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ठीक है, पाई के बदले 22/7, ओके, और इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू H12। ओके, जब इसे सारे सॉल्व करोगे ना ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इतना हो गया। अब दूसरा क्या करें, हाउ मच आइसक्रीम रागिनी गॉट, तो यहां से लिखा हुआ है देखो, रागिनी टेक्स इट इन हेमिस्फेरिकल बॉल में, तो हेमिस्फेयर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वी रागिनी, वॉल्यूम रागिनी ने कितना यूज किया है, तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिख सकते हो इसको, क्या कर सकते हैं इसका, 2/3 पाई आर क्यू को लिखेंगे कि इज इक्वल टू 2/3 पाई के बदले 22/7
इंटू आर क्यूब। रेडियस क्या है हेमिस्फेयर बॉल का 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इतना है उसका रेडियस। देन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट सॉल्व करने से हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। इसका मतलब कि रागिनी को जो आइसक्रीम होगा वो ज्यादा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 सेज दैट, क्या कह रहा है कि प्रीतम ने रंग बिरंगे त्रिभुजाकार टुकड़ों से पतंग बनाई। पतंग को आकार देने के लिए पतली लकड़ी की छड़ों का प्रयोग किया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला बोल रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता के कोई दो नियम लिखे। दूसरा, यदि एंगल P बराबर 80 है तो एंगल पी ए बी ज्ञात कीजिए। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल पी ए क्यू सर्वांगसम होगा ट्राइंगल पी बी क्यू के। अथवा में करना है, सिद्ध करें कि ट्राइंगल पी ए सी सर्वांगसम होगा ट्राइंगल पी बी सी के। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है इसमें से कि प्रीतम मेड ए काइट यूजिंग कलरफुल पेपर्स टू गिव द शेप टू द काइट। काइट बना रहा है। He used wooden thin sticks as shown in the given figure. Based on above information, answer the following question. पहला कि write any two rules of congruency। ठीक है, तो राइट टू रूल्स कन्ग्रुएंसी का क्या है। पहला रूल है एस कन्ग्रुएंस रूल। एस कन्ग्रुएंस रूल होता क्या है, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle के बराबर होगा, तो एस कॉन्ग्रुएंस लगेगा। दूसरा है एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स आर congruents if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। तब हम ASA congruence रूल लगाते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा डील हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या कर रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ एंगल P इज इक्वल टू 80। तो यहां से देखो फिगर जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि एंगल P जो है ना ये 80 है। अब ध्यान देना कि ये जो साइड है और ये साइड है बराबर है इन ए पी बी में। ठीक है, अब इसमें अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये जो एंगल है ना ये भी बराबर कटेगा। ठीक है, तो ये बराबर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 40 और इस साइड भी 40 होगा। तो हम इसे क्लियरली ऐसे कर सकते हैं, लिख के समझने के लिए कर सकते हैं। क्या करेंगे कि देखो कि एंगल एंगल ए पी सी इज इक्वल एंगल पी ए पी सी इज बी पी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, हाफ हाफ में बच जाएगा दोनों साइड में, ये 40 और ये 40। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे क्या है सी जो है ना ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ऑफ ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, अगर इसमें क्या निकालने बोल रहा है पी ए बी निकालना है, तो आप ट्राइंगल ले लो पी ए सी। इन ट्राइंगल ट्राइंगल पी ए सी सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी सी प्लस एंगल कौन सा होगा, ए सी पी इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल क्या है पी ए बी प्लस एंगल ए पी सी क्या है, ए पी सी हो रहा है आपको 40 और प्लस ये 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी ए बी कितना हो जाएगा, पी ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो तो 180 माइनस 130 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री।
37 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। आप क्या करते हैं, प्रूफ करना है कि दो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करना है। तो कौन कौन सा ट्राइंगल्स है पहले वो देख लो, उसी को हमको एज्यूम करना है। ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। इसमें देखोगे कि ए पी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं साइड, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। और बीच में जो बी पी से क्यू है ना, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल से क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को पी ए क्यू कन्ग्रुएंट्स कर सकते हैं विथ ट्राइंगल पी बी क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है कि सेकंड पार्ट में जो है पी ए सी, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पी ए सी, दो ट्राइंगल पी ए सी, ये वाला ले लो आप, ट्राइंगल पी ए सी, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है देखो, ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। तो पी ए सी आपका ये ट्राइंगल है और दूसरा है पी बी सी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन क्या है, कॉमन जो है पी सी कॉमन है, पी सी इज इक्वल टू पी सी, दोनों में कॉमन है। और पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों में बराबर है। अब ध्यान देना कि अगर पी ए बराबर पी सी है, ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये एंगल भी हमारा बराबर था। ओके, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। तो ये किस तरह से होगा, कॉन्ग्रुएंट्स रूल एस ए एस से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला भी प्रूव्ड हो गया।